हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 विषय विज्ञान यानी साइंस का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया है। और अगर शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया है तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्या करेंगे, तो ये पेपर इंग्लिश मीडियम में भी ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप एंड में, वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपको मिलेगा ये पेपर इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अभी इस वीडियो में हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। समय रहेगा 2.5 घंटे, अधिकतम अंक रहेंगे 60। इसके अलावा और भी कई सारे बहुत इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी ज़रूर कीजिएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य निर्देश। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें खंड ए बी सी शामिल हैं और हर एक के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ए में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होगा। बी में लघु तथा दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न रहेंगे। सी में दक्षता आधारित प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पेपर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो खंड अ दिया गया है। खंड अ क्या है कि एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना और खेती करना क्या कहलाता है। तो एक ही प्रकार के पौधे हैं, यानी एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं। जैसे धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम फसल कहते हैं। क्या कहेंगे? फसल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन कैसे होगा ये आपको बताना है। अगर आप बल लगाते हो, आप बैलून पे बल लगाते हो, रबड़ को खींचते हो, आटे के ऊपर बल लगाते हो, तो इस तरह से किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे, इनमें तो क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो कोई एक उदाहरण आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रबड़ बैंड का खींचना, रबड़ बैंड को खींचना। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? आप ईंधन का नाम लिखेंगे सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है फुल फॉर्म रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक रबी फसल का नाम बताइए जो एक दलहन भी है। तो एक रबी फसल, सबसे पहले तो आपको रबी फसल क्या होती है? रबी फसल होती है जो कब उगाई जाती है? जो सर्दी में उगाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी होगी? रबी फसल। और खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। तो रबी फसल में जैसे गेहूं है, ये रबी फसल हो जाएगी। लेकिन आपको तो वो बतानी है जो दाल भी है, दलहन है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो चना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या होते हैं? तो आपको बताना है खरपतवार क्या होते हैं। अवांछित पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं। इवन वो क्या करते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं उनका उपभोग भी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे खरपतवार क्या है? वे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं और उसके पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो क्या ये सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल ये सत्य है कि बल का परिमाण भी होता है, यानी कितना बल लगा रहे हैं, और किस दिशा में लगा रहे हैं, दोनों होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनशील भाग जो है वो कौन सा होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंपनशील भाग वो कौन सा होता है? तो हवा का स्तंभ जो होता है उसमें वो कंपन करता है। तो क्या आंसर लिख देंगे? हवा का स्तंभ। ठीक है, हवा का स्तंभ कंपन करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? सत्य है या असत्य है? तो जीवाश्म ईंधन जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा दाब, इतना ज़्यादा तापमान प्रयोगशाला में मेंटेन किया नहीं जा सकता। तो ये असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, स्थिर वैद्युत बल की परिभाषा आपको देनी है। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? यह वह बल है जो आवेशित वस्तुओं के बीच जो है काम करता है और उन्हें आकर्षित या विकर्षित करता है। वह क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे आप एक कॉम लेते हो, कंघा लेते हो, उसको अपने बालों में रगड़ते हो और फिर जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं उसके पास लेकर आते हो, तो वो क्या करेंगे? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप चाहो तो इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बल होगा ये स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कोक जो है वो कार्बन का कैसा है? सत्य, जो शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ पर बिजली के माध्यम से किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। क्या कहलाएगी? विद्युत लेपन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्या बल केवल जो है तभी वस्तु पर प्रभाव डाल सकता है जब वह उसके संपर्क में हो? तो आपको सत्य या असत्य बताना है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि बिना संपर्क में आए भी प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, और चुंबकीय बल होता है। बिना उसके टच में आए भी चीज़ें आकर्षित होती हैं, तो वो कैसा होता है? वो जो है बिना टच में आए, इस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, असंपर्क बल होता है। ये असत्य हो जाएगा। अथवा है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल जो है वो दबाव कहलाता है, दाब कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं कहलाता। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो वो जो है अलग, जैसे पेट्रोल होता है तो वो बहुत सारे पदार्थों का मिक्सचर होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स। ठीक है, तो उनको अलग अलग किया जाता है। उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं, यानी शोधन कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? हम उनको शोधन कहते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर छोड़ा गया। प्रक्षेपण स्थल छोड़ने के तुरंत बाद उस पर कौन से दो बल कार्य करते हैं? तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ लॉन्च होता है तो उस पर कौन से काम करेंगे? जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हवा का जो है वो घर्षण बल काम कर रहा होता है। ठीक है, घर्षण बल। और नीचे कौन सा बल काम कर रहा है? पृथ्वी है ना नीचे, तो नीचे जो है गुरुत्वीय बल काम कर रहा होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और क्या रहेगा? घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, नींबू का रस निकालने के लिए उसे उंगलियों से दबाना, इसे बल लगाने वाला कारक, और जिस वस्तु पर बल लगाया है उसकी पहचान करनी है। तो नींबू का रस निकलता है तो उंगलियों से दबाना, इसमें बल कौन लगा रही है? उंगली है, इसमें बल लगा रही है। और बल किस पे लग रहा है? नींबू के ऊपर ये बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर करेंगे, बल लगाने वाला कारक क्या रहेगा? उंगलियां, और बल लगाया गया किस पे लगाया गया? नींबू पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। थर्ड क्वेश्चन है, आपको विशेष प्रकार की दो तांबे की प्लेटें और तांबे के सल्फेट का विलयन दिया गया है। विद्युत लेपन दिखाने के लिए एक सरल परिपथ आपको बनाना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ये देखिए, ये क्या है? ये बैटरी लगाई हुई है। तो आप इसमें बैटरी कैसे बनाते हैं? ये एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी। तो ये जो बड़ी लाइन है वो क्या दिखाती है? प्लस को, और छोटी लाइन माइनस को दिखाती है। और फिर क्या करते हैं? जैसे इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितने सेल की बैटरी बन गई? ये 3 सेल की बैटरी बन गई। इस तरह से हम बैटरी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो क्या है? ये तांबे की प्लेट हैं, कॉपर प्लेट यानी तांबे की प्लेट हो जाएंगी। और विलयन कौन सा है? ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, यदि परीक्षक के दो मुक्त सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाए और चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई दे तो इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेपण क्यों दिखाई दिया है ये आपको बताना है विलयन में डुबाने पर। तो यदि उसको विलयन में डुबाने पर चुंबकीय सुई में दिखाई दिया तो इसका मतलब जो विलयन वो क्या है? वो एक सुचालक है। ठीक है, तो आंसर रहेगा, यदि परिरक्षक के मुक्त सिरों को किसी विलयन में डुबोने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है तो इसका अर्थ यह है कि विद्युत जो विलयन है वो विद्युत का क्या है? चालक है, बहुत अच्छा चालक है। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
अगला प्रश्न है, यदि पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात करें। तो एक पेंडुलम है जो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। पहले तो थोड़ा सा हम आवृत्ति को समझ लेते हैं, आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति क्या है? आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, वो आवृत्ति है। और आवर्तकाल क्या होता है कि एक जो दोलन है उसमें उसको होने में कितना समय लगा, ये आवर्तकाल है। अगर एक दोलन को कितना समय लगा निकालेंगे तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल निकलेगा। और अगर 1 सेकंड में कितनी दोलन हुई तो निकालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी निकलेगी यानी आवृत्ति निकलेगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे? इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कुल दोलन कितने हैं? 40 हैं। कुल समय कितना है? 4 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? पहले हम आवर्तकाल निकाल लेते हैं, यानी एक दोलन को होने में कितना समय लगा। 40 दोलन कितने समय में हो रहे हैं? 4 सेकंड में। एक दोलन कितने में होगा? 4/40। आंसर कितना आ गया? 0.1 सेकंड। ठीक हो गया। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कुल समय बटे कुल दोलन। चलिए जी, अब आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब कि आप बताओगे 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, तो कैसे लिख देंगे? 4 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं? 40। 1 सेकंड में कितने होंगे? 40/4। ये कट गया, कितना आया? 10 हर्ट्ज़ आ गया। ठीक है, 10 हर्ट्ज़ आया। तो यानी 10 हर्ट्ज़ क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। इस तरह से अब अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो आवर्तकाल क्या रहेगा? अब आप ये देख लीजिए कि काल यानी समय, तो ऊपर क्या आएगा? समय। ये तो थोड़ा सा याद करने के लिए हिंट बता रही हूँ। काल होता है ना, काल किसको कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल। तो काल मतलब समय, तो ऊपर हमें समय ही लेना है निकालने के लिए, और नीचे दोलन ले लीजिए। आवृत्ति में उल्टा कर दीजिए, ऊपर दोलन ले लीजिए, नीचे समय ले लीजिए। ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है, गलत कर देते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। नहीं तो ये सिंपल आप इस तरह का मेथड भी लगा सकते हो, फॉर्मूला याद करके ऐसे लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो परावर्तन के नियम हमें बताने हैं। तो परावर्तन के नियम क्या रहेंगे? तो परावर्तन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। परावर्तन में क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ में आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा मिरर। अब दर्पण। अब ये आपतित किरण आई, टकराई और वापस चली गई, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। बीच में क्या होता है? बीच में होता है अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? ये अभिलंब है। अब इसके अंदर क्या हो गया? ये तो होता है एंगल आई, और ये क्या होता है? एंगल आर होता है। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। अब इसमें एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, और यही हमारे परावर्तन के नियम रहेंगे। तो ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ये 2 नियम आपको लिख देने हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह जो है वो कौन कौन से हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, आपको याद भी है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हो जाएंगे समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कोई एक आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां होंगी? आंसर देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती हैं। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि हो रही होती है, या तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं या उसकी वृद्धि को बिल्कुल कम कर देती हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपने भी सुना होगा ना, जब आप बीमार होते हो, आपको कोल्ड होता है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्लियर? सावधानी क्या रहेगी? एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन की को मिट्टी में स्थिर करते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव हैं वे? वो रहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे कि क्या रहेंगे? राइजोबियम है, नीले हरे शैवाल हैं, एजिटोबैक्टर भी लिख सकते हो आप। तो ये आप 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो अपने आसपास के 3 शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनानी है आपको। तो शोर प्रदूषण किस किस से होगा? आप बहुत आसान से लिख सकते हो शोर प्रदूषण। तो वाहनों का हॉर्न होता है, लाउडस्पीकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से बजते हैं खासकर इलेक्शंस के टाइम पे, कारखाने और मशीनरी जो है वो भी बहुत शोर के स्रोत रहते हैं। तो ये 3 इसमें आप पॉइंट्स लिख देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
शोर प्रदूषण मनुष्यों के लिए कैसे हानिकारक है, 3 बिंदु आपको लिखने हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि इजी क्वेश्चन। तो कैसे हानिकारक हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे स्वर्ण शक्ति की हानि हो सकती है, हमारे कानों का पर्दा फट सकता है अगर बहुत ज़्यादा शोर हो तो, ठीक है, मानसिक तनाव और सिरदर्द रहने लगता है, हृदय संबंधी रोगों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है। ऐसे 3 उपाय जो है वो आपको लिखने हैं। क्लियर? तो 3 उपाय कौन कौन से रहेंगे? एक तो आपको जो PCRA है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, इसकी ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। याद हो गई होगी? एक बार बोलो, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये क्या सलाह देता है कि हमें जो है कौन से 3 उपाय करने चाहिए। तो एक तो क्या कहता है कि वाहनों को धीमी गति से चलाना। ठीक है, धीमी गति से नहीं होगा, धीमी गति से चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक समान कोशिश करनी होती है कि एक समान गति से चलाएं, है ना एकदम से बहुत ऐसे कि एक बार 20 पे चला रहे हो, फिर एकदम से 40 पे हो गई, फिर एकदम से 80 पे, फिर एकदम से 10 पे। ठीक है, ऐसे मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम एक समान गति से चलाएं, उससे पेट्रोल जो है कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है अनावश्यक ब्रेक और एक्सेलरेशन से बचना, और इंजन को नियमित रूप से सर्विस कराना। और जो है तो फोर्थ भी लिख सकते हो कि जो टायरों में हवा है उसको भी जो है अच्छे से मेंटेन रखना। ठीक है, टायर्स की हवा को मेंटेन रखना, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के नॉर्मल सी पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या करो क्यों कि आग लगने की स्थिति में अग्निशामक दल जो है पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति क्यों बंद कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो ये पानी होता है, आग जब लग जाती है तो पानी का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, तार होती हैं तो करंट भी लगने का चांस होती है ना। तो क्योंकि पानी जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आग बुझाने से पहले बिजली सप्लाई बंद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और करंट लगने का खतरा रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तटीय क्षेत्र में रहने वाला बच्चा पीने के पानी और समुद्री पानी में अपने परिरक्षक से परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्री पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पीने का पानी लेता है और समुद्री पानी लेता है, दोनों में देखता है कि भाई चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होता है वो समुद्री पानी में ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर अधिक क्या होते हैं, उसके अंदर अधिक लवण होते हैं। ठीक है, जो उसको क्या बनाते हैं, अधिक चालक बना देते हैं और चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित हो जाती है। अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर अपने घर में भी NaCl यानी नमक डाल दोगे तो वो पानी भी अधिक जो है ज़्यादा सुचालक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, सिंचाई क्या है और जल संरक्षण करने वाली 2 सिंचाई विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई होती है पौधों को पानी देना, और जल संरक्षण, ऐसी 2 सिंचाई विधियां बतानी है जिनमें जल संरक्षण हो यानी पानी वेस्ट ना हो। यानी आप इसको कह सकते हो कि आधुनिक तकनीक जो है, आधुनिक तकनीक वो वाली सिंचाई आपको बतानी है। और आपकी बुक में केवल 2 ही हैं, एक ड्रिप इरिगेशन है और एक जो स्प्रिंकलर मेथड होता है फवारे वाला, वो मेथड है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो सिंचाई क्या है, पौधों को जो है जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो जल संरक्षण करने वाली विधियां जो है वो कौन सी रहेंगी, जल संरक्षण वाली विधियां रहेंगी जैसे फव्वारा सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है। तो पानी को नोजल की बूंदों के रूप में छिड़क कर फसलों को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है, जिससे वर्षा जैसा प्रभाव बनता है और यह असमतल भूमि और जल में की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, याद रखना, स्प्रिंकलर मेथड, फव्वारा सिंचाई। उसके बाद ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसके अंदर पानी की पाइप जो है ना, जैसे यहाँ पे एक ट्री जो है, यहाँ पे है पौधा, ठीक है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो जो पाइप लगाई जाएगी ना उसमें यहाँ पे जैसे ये सीधा इसकी जड़ में जाएगा, यहाँ पे छेद कर दिया इसकी जड़ में जाएगा, यहाँ छेद कर दिया इसकी जड़ में जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ये ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। इसमें भी पानी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पौधे वो पानी कहाँ से लेंगे, पौधे पानी लेंगे केवल जड़ों से। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो पौधों को इसमें क्या मिलती है, आवश्यक नमी मिलती रहती है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंडगह दिया गया है, मैच करना है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2।
तो यहाँ से मैच करना है। युग्मनज जो है, युग्मनज का सल्यन यानी जो युग्मनज है उसमें वो क्या कहलाएगा, युग्मनज का सल्यन निषेचन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कर लेंगे। जहाँ अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु कहाँ बनते हैं बच्चों, अंडाणु बनते हैं अंडाशय में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, फिफ्थ वाला, जहाँ अंडाणु बनते हैं। उसके बाद है हाइड्रा की देह के किनारे दिखने वाली उभार। जो हाइड्रा होता है उसके जो किनारे हैं वहाँ पर भी कुछ इस तरह से जो है उभार दिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ये बड कहलाता है, कलियाँ कहलाती हैं। तो कलियाँ हो जाएगा। हाइड्रा की देह किनारे वाले उभार क्या होगा, कली हो जाएगा। तो इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। अमीबा में विभाजन का प्रकार, ये तो आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो। अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, द्विविभाजन। तो इसमें आपका आंसर सिक्स्थ हो जाएगा, द्विविभाजन। इन विट्रो का दूसरा नाम, इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो यानी कृत्रिम निषेचन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृत्रिम निषेचन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। शुक्राणु का उत्पादन करने वाले अंग कौन से होते हैं, शुक्राणु जो है जिसमें उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, वर्षण। ठीक है, क्या कहलाएंगे, वर्षण। तो दूसरा आंसर जो है यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपकी आंखों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यदि कोई समस्या हो तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नियमित रूप से नेत्र परीक्षण करवाएं और यदि सलाह दी जाए तो चश्मे का प्रयोग करें। बहुत कम या अधिक रोशनी आंखों के लिए हानिकारक होती है। तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो कौन नियंत्रित करता है, जो आयरिस होती हैं वो आंखों में प्रकाश को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये पक्षमावी पेशियां हो जाएंगी। आयरिस यहाँ इस तरह से होता है, तो ये आयरिस, और ये क्या है, ये जो है पुतली हो जाएगी। तो जो आयरिस है वो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, यानी कितनी लाइट जो अंदर जाएगी आंखों में। तो आयरिस आंसर हो जाएगा। कौन सा दोष व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती लेकिन पास की दिखाई देती हैं, तो वो कौन सा आंखों का दोष होता है, उसको मायोपिया कहेंगे। बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में रॉड और कोन के बारे में सही बताना है। तो कोन जो है वो तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बी आंसर रहेगा। देखिए कोन सेल जो होती है ना, कोन सेल्स वो कलर के लिए होती हैं। रंग जो दिखते हैं हमें कोन सेल्स के कारण दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है, आंखों की देखभाल के लिए कौन सा कार्य उचित नहीं है वो बताना है। सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना, ये तो उचित है, नहीं देखना चाहिए। आंखों में धूल पड़ने पर रगड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी आंसर हो जाएगा। सामान्य दूरी पर पढ़ना भी चाहिए, विटामिन ए भी खाना चाहिए, तो बी हमारा आंसर होगा, ये नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये कच्चे पदार्थ और उनके आसपास के वातावरण में उपलब्ध होते हैं। पौधों में पोषण का प्राथमिक तरीका क्या है, तो पौधों में प्राथमिक तरीका क्या है पोषण का, वो स्वपोषी हैं। अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, तो इसीलिए वो क्या हैं, स्वपोषी हैं। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, तो कौन सा भाग ऊर्जा को अवशोषित करता है, मेन पत्तियां। पत्तियां जो होती हैं वो पौधों की किचन होती हैं। जैसे आप अपने किचन में खाना बनाते हो, उसी तरह जो पौधे हैं वो जो पत्तियां हैं उसमें अपना खाना बनाती हैं। सो दे आर द किचन। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने का माध्यम कौन सा है, तो माध्यम कौन सा होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होती है उनमें से। अगला है, अथवा में दिया गया है, पौधे सूर्य का उपयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न जानवर अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जीव जो है अपने भोजन, पानी और आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने प्राकृतिक आवास पर निर्भर होते हैं। उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान में जीवित रहने में सहायता करती हैं। तो आकाश को एक ऐसा जीव मिला जिसका शरीर लंबा और फिसलन भरा है, उसका आवास क्या हो सकता है। तो देखिए शरीर जो है वो कैसा होता है, लंबा और फिसलन भरा। लंबा यानी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी यहाँ पे। ठीक है, धारा रेखित शरीर बोलेंगे उसको, धारा रेखित शरीर, जैसे मछलियों की होती है ये आएगा धारा रेखित शरीर। क्लियर। तो धारा रेखित शरीर जो मछलियां हैं वो कहाँ रहती हैं, फिसलन भरी भी होती है ना, चिकनी होती हैं, तो वो जल होगा। आवास क्या हो सकता है, जल हो सकता है। हालांकि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजातियां पृथ्वी पर बनी रहती हैं, ये किस गुण के कारण संभव है, तो इसमें क्या होता है, प्रजनन होता है। केंचुए किसके माध्यम से सांस लेते हैं, केंचुए त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। ये आंसर रहेगा, त्वचा के माध्यम से।
जीवों का वह स्थान जहाँ वे रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो जीवों का स्थान जहाँ वे रहते हैं वो अनुकूलन कहलाएगा। अनुकूलन आवास कहलाएगा, अनुकूलन नहीं कहलाएगा, आवास कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो आवास हो जाएगा। ठीक है, आवास, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए और भी कई सारे पेपर आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो उनको भी ज़रूर देखना है और बहुत अच्छा पेपर आपको करके आना है और फिर कमेंट करना है कि आपका पेपर कैसा गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।